Hello students, welcome to Chaitanya Classes, a premier South Indian institute for IIT JEE NEET एंड CA फाउंडेशन। और इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो सीरीज़ फॉर फिज़िक्स जो कि फोकस्ड रहेगा टुवर्ड्स IIT JEE एंड नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि वेक्टर है उसका फर्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके कुछ थ्योरी को कि वेक्टर क्या है और इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर, सबसे पहले अगर बात की जाए वेक्टर की, तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि वेक्टर जो है वो वैसे फिजिकल क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ये तीनों कंडीशन मैच करे तभी हम बोलेंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वेक्टर। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। हम लोग बोलते हैं 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन ऑफ कोर्स साउथ टुवर्ड्स साउथ जा रहा, टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा, या किसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा, तो इस तरह से हमेशा हम लोग डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और द लास्ट पॉइंट ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट का जब केस कंसीडर किया जाता है तो उस केस में ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तीनों कंडीशन इसके लिए फुलफिल होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट, थ्रस्ट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, और कुछ और भी क्वांटिटीज़ जो कि हम लोग फर्दर क्लासेस में या हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, वो सभी वेक्टर क्वांटिटी है। बट द कंडीशन विल बी द सेम, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ, वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो अगर किसी क्वांटिटी का, मतलब इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, देन इट डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई दैट इट इज़ अ वेक्टर। अभी हम लोगों ने जैसे बात किया था इस स्लाइड में कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ ये थर्ड चीज़ यानी ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तब उसको क्या कहेंगे? तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर इट टू बी अ वेक्टर द थर्ड कंडीशन जो हमारा ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर है उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर होने के लिए इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, और वो है ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ऐसे क्वांटिटी का जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है पर वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट इट इज़ स्टिल अ स्केलर, और मोर स्पेसिफाइड वे में, अगर मोर प्रिसाइज वे में अगर बोला जाए तो ये एक टेंसर है जो कि थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी है अपार्ट फ्रॉम स्केलर एंड वेक्टर। टेंसर ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और फिर भी वो वेक्टर ना कहलाए क्योंकि वो डिसओबे करे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर की कैटेगरी में डालते हैं। बट अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन हो कि इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप की क्वांटिटी है और आपके पास ऑप्शन स्केलर और वेक्टर ही है, देन यू विल से स्केलर। अगर तीनों ऑप्शन हो, स्केलर, टेंसर एंड वेक्टर, देन मोर स्पेसिफिक टेंसर, ये टेंसर क्वांटिटी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये तीनों चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इन एडिशन टू दिस ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करें, सेटिस्फाई करें। ओके, चलते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों को इक्वल कब कहा जाएगा? तो दो चीज़ें होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब वैसे वेक्टर्स की बात की जाए जब मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 मीटर 3 मीटर वट एवर, जब वैल्यू की बात की जाए तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 2 मीटर ही होना चाहिए। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की जब बात की जाती है तो डायरेक्शन मतलब इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में कुल मिलाकर के बात यह है कि दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर का केस ऐसा है कि अगर दो वेक्टर्स हम लोग अज्यूम करें, अगेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसके पास सबसे पहले डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो। कैसा मल्टीपल हो? तो स्केलर मल्टीपल हो। सबसे पहली बात, वेक्टर मल्टीपल नहीं चलेगा, स्केलर मल्टीपल हो और वो भी पॉजिटिव मल्टीपल हो। ऐसा नहीं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। वेक्टर ए इक्वल्स टू 3 वेक्टर बी अगर लिखते हैं तो भी पैरेलल वेक्टर होगा, बट वेक्टर ए इक्वल्स टू -2 वेक्टर बी लिख लें, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, तो उस केस में ये पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है कि डायरेक्शन सेम होगा, मतलब ऑफ कोर्स अगर मल्टीपल है कोई वेक्टर किसी और वेक्टर का तो डायरेक्शन तो सेम होना ही है, तो डायरेक्शन सेम होगा। दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए, नेगेटिव मल्टीपल विल नॉट बी अलाउड। अब नेगेटिव मल्टीपल हुआ तब उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। तो फिर अगेन हम लोग दो वेक्टर्स मानते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो इस बार सेम ना होकर के अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट होगा? बिकॉज नेगेटिव मल्टीपल है। ये बात सेकंड पॉइंट में क्लियर है। वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। दूसरे वेक्टर का नेगेटिव मल्टीपल होते ही उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव मल्टीपल होता है तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल वेक्टर के केस में डायरेक्शन सेम और पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल, और एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट और वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। तो हम लोगों ने ये दोनों टाइप समझ लिया, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब समझते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। बेसिकली बात की जाए अगर कोई वेक्टर्स दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पर लाई करें तो उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। डेफिनेशन के वे में इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि व्हेन द वेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन कैन शेयर द सेम सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब एक ही सरफेस होना चाहिए, या एक ही सरफेस ना बोल करके एक ही लाइन बोला जाए, ज़्यादा बेटर होगा। तो एक ही लाइन या एक ही सपोर्ट की बात की जाए, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, जिसके पास कॉमन सपोर्ट हो, मतलब एक ही लाइन पर लाई करे। ठीक है, देन द कंसिडर्ड वेक्टर्स आर कोलिनियर। अभी मैं इससे रिलेटेड डेफिनेशन बस आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन समझाऊंगा इससे रिलेटेड तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आइडिया समझ में आएगा कि ये वेक्टर्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीरो वेक्टर। तो वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, डायरेक्शन नॉट नॉन। ऑफ कोर्स अगर मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का जीरो कर दें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसका डायरेक्शन किधर हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो किसी वेक्टर को अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें तो जो वेक्टर मिलेगा वही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है? तो हमें गिव्स अस द डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा जो एग्जिस्टिंग वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ये ए कैप, इसको ए कैप बोलते हैं। आप देख सकते हैं एरो का साइन है ए के ऊपर। तो यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए इज कॉल्ड ए कैप। और ए कैप को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम लोगों को यूनिट वेक्टर मिल गया। तो अब जो ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो इसी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा। ओके, तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का अल्टीमेटली वैल्यू तो 1 होना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि ऊपर भी वेक्टर ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए,
नीचे वेक्टर ऑलरेडी स्केलर ए है तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रहा, तो ये केवल डिफाइन कर रहा है एक डायरेक्शन को, ठीक है। तो वेक्टर ए बाई ए इज़ यूनिट वेक्टर और वो यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। अगर हमको वेक्टर ए डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। ये ए जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये ए कैप जो है वो डायरेक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल जैसे ही वर्ड आता है ऑर्थोगोनल, तो सबसे फर्स्ट चीज़ आता है कि ये एक दूसरे पर राइट एंगल फॉर्म करेंगे। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सेस हैं और तीनों एक दूसरे पर राइट हैंडेड मतलब राइट हैंडेड ट्रायड फॉर्म किया है, या ये बोले कि ये सब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है एक्स वाई और जेड, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ये 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किया है, आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्यों ऑर्थोगोनल? बिकॉज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है आई कैप का या जे कैप का या के कैप का, मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो ये 1 होगा, दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप अगर बात की जाए तो सिर्फ ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो आई कैप किसके डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है? तो एक्स एक्सिस के, जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस के, और के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस के। इस तरह से हमारे पास ये राइट हैंडेड ट्रायड बन गया, और इसी को हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक्स वाई जेड जो है वो तो इस तरह से डिफाइन किया, क्या वाई को इस जगह के बजाय यहाँ पर जेड की जगह लिखें और जेड को वाई की जगह, मतलब वाई और जेड को इंटरचेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का एक और कंडीशन है, व्हेन वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ अगर आप अपने फिंगर्स को, मतलब कर्ल ऑफ फिंगर्स को अगर उसके थ्रू मूव कराते हैं, एक्स से वाई की तरफ अगर अपने कर्ल ऑफ फिंगर्स को ले जाते हैं, तो जो आपका अंगूठा है, थंब जो है, वो जेड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, आप खुद से ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक्स से वाई की तरफ अपने थंब को अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, एक्स से वाई की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए और चेक कीजिए कि आपका थंब कौन सा डायरेक्शन दे रहा है। तो आपको पता चलेगा कि वो जो थंब है वो जेड डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, तभी हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो ओवरऑल एक्स वाई जेड इसी तरह से लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम वाई जेड को इंटरचेंज कर दें या एक्स जेड का पोजीशन इंटरचेंज कर दें। उस केस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन जो राइट हैंड थंब रूल है वो फॉलो नहीं करेगा, और राइट हैंड थंब रूल भी फॉलो करना चाहिए फॉर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब आइए देख लेते हैं जो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप, उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा कि यूनिट वेक्टर इज जस्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई कैप जो है वो एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बता रहा, तो इसका मतलब वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का मैग्नीट्यूड को ही हम लोग आई कैप बोलेंगे। सिमिलरली जे कैप की बात की जाए तो वेक्टर वाई अपॉन वाई, के कैप की बात की जाए वेक्टर जेड अपॉन जेड। तो अगर हमको वेक्टर एक्स डिफाइन करना रहा, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर एक्स का वैल्यू है उसको डिफाइन करना रहा, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप। सिमिलरली वेक्टर वाई डिफाइन करना रहा तो वाई जे कैप, वेक्टर जेड डिफाइन करना रहा तो जेड के कैप। इस तरह से हम लोगों ने अगर वेक्टर डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आई कैप के, जे कैप के या के कैप के डायरेक्शन में, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया होगा, और ये कर्ल वाला जो है वो प्रैक्टिकली आप खुद से एज्यूम करके देख लीजिए कि अगर फिंगर्स को आप एक्स टू वाई कर्ल करते हैं तो क्या डायरेक्शन, आपका थंब का डायरेक्शन, ध्यान रखना है राइट हैंड फिंगर को ही लेना है। तो राइट हैंड फिंगर्स को अगर आप एक्स टू वाई कर्ल करते हैं तो आपका जो थंब है वो ऑलवेज जेड डायरेक्शन में होगा। आइए अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, पोलर वेक्टर समझते हैं। तो पोलर वेक्टर का खासियत ये है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पोलर वेक्टर है, उसी तरह से फोर्स भी जो है वो भी पोलर वेक्टर है। बिकॉज ये क्यों पोलर वेक्टर है, बिकॉज
इसका इनिशियल पॉइंट हम लोगों को पता रहता है, ठीक है। अगर हम किसी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट किया होगा, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। सिमिलरली अगर फोर्स की भी बात की जाए तो कहाँ से फोर्स लगना चालू हुआ या किस पॉइंट ऑफ एक्शन पे फोर्स लग रहा, तो इस तरह से हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज पता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और फोर्स के केस में बात की जाए तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा। इस तरह की अगर क्वांटिटीज़ कोई है तो उसको हम लोग पोलर वेक्टर बोलेंगे। और पोलर वेक्टर का फंडा बाद में ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, 9th पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम लोग 3 और मोर वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर लेते हैं, 2 वेक्टर्स के केस में तो ऑलवेज कोप्लेनर होगा। बिकॉज अगर हम कोई भी 2 वेक्टर ड्रॉ करें, आप प्रैक्टिकली खुद से ड्रॉ कीजिए, कोई भी 2 वेक्टर ड्रॉ कीजिए कैसे भी डायरेक्शन में, और देखिए कि क्या वो दोनों एक प्लेन पे आ रहे हैं कि नहीं। तो कोई ना कोई एक प्लेन तो फॉर्म हो ही जाएगा उन दोनों, मतलब वेक्टर मीन्स लाइन। तो 2 लाइन अगर कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग फॉर्म करते हैं तो वो तो ऑलवेज एक प्लेन के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो दोनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो इसलिए कोप्लेनर वेक्टर डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 वेक्टर्स पे जाना पड़ेगा, और 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल सा, बाय द नेम इट इज़ क्लियर कि कोप्लेन का मतलब यही हुआ कि सभी अगर एक ही प्लेन पर आएँ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट वेक्टर का टाइप पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हम लोगों ने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के अपोजिट में है। दूसरा लिया है क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसका कि एक्सियल वेक्टर अगर बात की जाए, एक्सियल वेक्टर तो एज पर द राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में किसी स्क्रू को घुमाएंगे तो ध्यान दीजिए कि वो स्क्रू खुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी स्क्रू को रोटेट कराइए, तो रोटेट कराते ही आपको दिखेगा कि वो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ, मतलब वो एक तरह से ओपन हो रहा, खुल रहा, तो खुलेगा तो ऑफकोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कराते हैं किसी स्क्रू को, आप प्रैक्टिकली घर पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को उठा करके उसके स्क्रू को टाइट करना चालू कर दीजिए। टाइट करना चालू करेंगे ना, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, तो टाइट जैसे ही करेंगे वो अंदर की तरफ जाता है, ऑफकोर्स अंदर जाता है। और जब लूज़ करते हैं, मतलब खोलते हैं उसे, तो ऊपर की तरफ जाता है। लूज़ करने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज रोटेट करते हैं, और टाइट करने के लिए या फिर अंदर उसे और मूव कराने के लिए स्क्रू को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इस तरह से एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों को मिलता है एज पर द राइट स्क्रू रूल। इसको हम लोग राइट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब जो है वो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देगा। अपने राइट हैंड फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए और देखिए कि थंब कौन सा डायरेक्शन दे रहा, तो अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने फिंगर्स के को इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो हमें डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स डाउनवर्ड मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बता सकते हैं। तो एक्सियल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स हैं जो कि रोटेशन इफेक्ट जिसमें होता है, और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझ में आए होंगे, और इन सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सभी जो वेक्टर्स हम लोगों ने सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं, जो कि जी पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो सीरीज फ्रॉम चैतन्या क्लासेस। थैंक यू।